नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बवाल मचा पड़ा है संसद में। राहुल गांधी ने बयान दिया और कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें एक एआई वीडियो ट्वीट कर दी। ऐसा लग रहा है कि सारी गलती सरकार की है। सरकार ने कहा, यानी प्रधानमंत्री ने कहा, जो उचित समझो वो करो। ये क्या बवाल है, पूरा आपको माजरा बताता हूं। दरअसल संसद में राहुल गांधी ने किताब के कुछ अंश जो है वो दिखाए और कहा कि किताब छपने वाली है, अभी छपी नहीं है, और इसमें जो सेनाध्यक्ष रहे नरवणे, उन्होंने कई बातें लिखी हैं और ये बातें कई सवाल खड़े कर रही हैं। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना तो गोली चलाने की कोई अनुमति थी, ऐसा नरवणे का कहना है किताब के अंशों के अनुसार, और ना ही कोई प्रतिबंध था। जो उचित समझो वो करो, और ये फैसला लेने में वक्त लग गया। दरअसल पूरा माजरा कुछ इस तरह से है कि जब हम सबको पता है कि चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे थे और ऐसे में डोकलाम में स्थिति काफी, यानी लद्दाख में स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। उस वक्त क्या हुआ था? नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के नेताओं को, जिसमें रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और विदेश मंत्री जो उस वक्त थे एस जयशंकर, बेचैनी से फोन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो चीनी टैंक थे वो एंटर कर रहे थे, एंटर करने वाले थे और स्थिति भयानक हो रही थी, ऐसा नरवणे का कहना है। और उसके बाद क्या हुआ था कि अभी तक जो एक उन्होंने किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसमें ये तमाम चीजें लिखी हैं। मेरा हर एक से यही सवाल था, मुझे क्या आदेश मिले हैं? हालात तेजी से बिगड़ रहे थे, उनका कहना है, और स्पष्टता की मांग थी। एक प्रोटोकॉल था, नरवणे को स्पष्ट आदेश थे कि ऊपर से अनुमति मिलने तक गोली न चलाएं। उनके वरिष्ठों ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया। मिनट बीतते गए। रात 9 बजे जोशी ने फिर फोन किया। जोशी जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उन्होंने फोन किया और चीनी टैंक आगे बढ़ते रहे और अब दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। 9:25 मिनट पर यह कहा जा रहा है कि नरवणे ने राजनाथ सिंह को फिर फोन किया और स्पष्ट निर्देश मांगे। कोई निर्देश नहीं मिला। इस बीच जो कमांडर मेजर जनरल का एक संदेश आया, उन्होंने एक तरह से तनाव कम करने का प्रस्ताव रखा। दोनों पक्षों को आगे की गतिविधि रोक देनी चाहिए और स्थानीय कमांडर अगली सुबह 9:30 बजे दर्रे पर मिलेंगे। यह एक तर्कसंगत प्रस्ताव लग रहा था। यह प्रस्ताव है, उनका कहना था। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि कोई रास्ता निकल रहा है। रात 10 बजे नरवणे ने राजनाथ और डोवाल को यह संदेश देने के लिए फोन किया। 10 मिनट बाद उत्तरी कमान से फिर फोन आया। चीनी टैंक रुके नहीं थे, वो अब शिखर से केवल 500 मीटर दूर थे। नरवणे को याद है, जोशी ने कहा था कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका हमारी अपनी मध्यम तोपखाने से हमला करना था, जो तैयार थी और इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर तोपखाने की झड़पें आम बात थी, जहां डिवीजनल और कोर कमांडरों को बिना किसी से पूछे प्रतिदिन सैकड़ों गोले दागने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यह चीन था, यह मामला अलग था। पीएलए के साथ तोपखानों की झड़पें कई अधिक गंभीर रूप ले सकती थी, इस तरह का कहना है जो किताब में लिखा है। मेरी स्थिति नाजुक थी। नरवणे आगे लिखते हैं, वे हर संभव तरीके से गोलीबारी शुरू करने की इच्छुक कमान और मुझे अभी तक स्पष्ट कार्रवाई आदेश नहीं देने वाली सरकारी समिति के बीच फंसे हुए थे। उनका कहना है कि कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिल रहा था। राजनाथ सिंह को उन्होंने फोन किया। बाद में राजनाथ सिंह को जब उन्होंने फोन किया तो कहा कि मोदी जी से मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि जो उचित समझो वो करो। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। राजनाथ ने रात 10:30 बजे वापस कॉल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की थी, जिसका निर्देश केवल एक ही थे। निर्देश ये थे, उस दौर के संस्मरणों से पता चलता है कि सीसीएस अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने और सैन्य कमांडरों को स्पष्ट निर्देश जारी करने में सक्षम थी, ये कहना है उनका। लेकिन 2020 में नरवणे के विवरण के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनिएगा, ना तो गोली चलाने की कोई अनुमति थी, ना कोई प्रतिबंध, कोई सुरक्षा उपाय नहीं थे, कोई आकस्मिक योजना नहीं थी। सेना को इतना बड़ा निर्णय सौंपकर प्रधानमंत्री ने प्रभावी रूप से चीन के साथ सैन्य संघर्ष शुरू करने या उसे टालने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था, ये कहना है सेना प्रमुख का। और इस बयान के बाद हड़कंप मच गया है। इसमें कितनी सत्यता है?
हर कोई इसको अलग अलग सेंस में नरेट कर रहा है। कांग्रेस की माने तो वो इसको सीधा सीधा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की इसमें 2 घंटे का वक्त ज़ाया कर दिया गया, डिसीजन नहीं लिया गया, और आखिरी में कहा गया जो उचित समझो वो करो। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध टालना भी एक रणनीति का हिस्सा होता है। उस वक्त नहीं चाहता था भारत की कोई ऐसी स्थिति पैदा हो। एक ये कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरासर सरकार की गलती थी, डिसीजन नहीं लिया गया। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हर शख्स अपने हिसाब से नैरेट कर रहा है, और सवाल ये भी उठता है कि नरवणे ने ये सारी बातें अब क्यों लिखी जब वो रिटायर हो गए। तमाम जो उन्होंने सवाल खड़े किए वो अब क्यों खड़े किए। हालांकि अभी ये बुक ऑब्वियसली प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन इसके कुछ संस्मरण जो कुछ अंश थे वो संसद में लहराए गए राहुल गांधी की तरफ से, और उसके बाद बवाल मच गया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्या क्या सुनी। Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड of me saying क्या चाहिए था प्रधानमंत्री को, क्या करना चाहिए था राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes I'm going to give him this book. So if PM comes I will go physically and hand him this book so he can read it and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। आपने देखा राहुल गांधी ने भी इसमें अपना एक वक्तव्य दिया है। उनका साफ साफ कहना है कि सरकार डिसीजन नहीं ले पाई, गर्म आलू पकड़ा दिया गया और कहा गया कि जो उचित है वो करो। सवाल ये भी उठता है कि कुछ लोग इसको इस तरह से भी नैरेट कर रहे हैं कि डिसीजन लेने की शक्ति दी गई थी सेना को, और ये कहा गया था जो उचित है वो करो। यानी कि आप डिसीजन लो, अगर आपको लग रहा है डिसीजन कि वहां पर पेशेंस बरतना है तो पेशेंस बरतिए, अगर आपको लग रहा है कि जवाब देना है तो जवाब दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हर शख्स अपने अपने हिसाब से नैरेट कर रहा है। वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि कांग्रेस इसको इस तरह से नैरेट कर रही है कि प्रधानमंत्री की गलती थी। बीजेपी का साफ साफ कहना है कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई उसका क्या मायने। तीसरा, इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बयानबाजी भी लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक अच्छा फैसला था युद्ध ना करने का, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने क्या गलत कहा, यही तो कहा कि जो उचित है वो करो। खैर, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोगों के व्यू पॉइंट का मैं इंतजार हूँ। ये दरअसल आपने वो वीडियो देखी जो कांग्रेस की वीडियो, वो भी देखिए। और अब आप ये देखिए, ये वो अंश हैं जो अंश अभी छपे नहीं हैं, लेकिन ये किताब है जिस किताब को लेकर जो छपेगी नहीं छपेगी ये भी नहीं पता, लेकिन
इससे पहले ही हंगामा इतना ज़्यादा हो गया है। अब इसको लेकर ऑब्वियसली जो किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये चीज़ें इसमें लिखी गई। और उस वक्त जो नरवणे थे उन्होंने ये किताब में सारे अंश लिखे हैं। भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख थे उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल योगेश। 31 अगस्त की बात है जब 8:15 पर फ़ोन आया। उन्हें मिली सूचना ने उन्हें चिंतित कर दिया। 4 चीनी टैंक पैदल सेना के समर्थन से पूर्वी लद्दाख के रेचिन लॉ की ओर एक खाड़ी पहाड़ी पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे थे। जोशी ने इस गतिविधि की सूचना सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। टैंक कैलाश पर्वतमाला पर भारतीय चौकियों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। कैलाश पर्वतमाला पर भारतीय चौकियों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। कैलाश पर्वतमाला वो रणनीतिक उच्च क्षेत्र है जिसे भारतीय सेना ने कुछ घंटे पहले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ खतरनाक होड़ में अपने कब्जे में लिया था। विवादित वास्तविक रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल बॉर्डर पर स्थित इस भूभाग में ऊंचाई का हर मीटर रणनीतिक प्रभुत्व के लिए महत्वपूर्ण है। आगे सुनिए। भारतीय सैनिकों ने एक चेतावनी के तौर पर एक रोशनी वाली गोली चलाई। इसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी सैनिक आगे बढ़ते रहे। नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठाओं के नेताओं को, जिनमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब शामिल थे, बेचैनी से फोन करना शुरू कर दिया। नरवणे ने अपने अभी तक अप्रकाशित संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में लिखा है, मेरा हर एक से यही सवाल था, मुझे क्या आदेश मिले हैं। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और स्पष्टता की मांग थी। एक प्रोटोकॉल था। नरवणे को स्पष्ट आदेश थे कि ऊपर से अनुमति मिलने तक गोली ना चलाएं। उनके वरिष्ठों ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया। मिनट बीतते गए। रात 10 बजे जोशी ने फिर फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ते रहे और अब दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। रात 9:25 नरवणे ने राजनाथ को फिर फोन किया और स्पष्ट निर्देश मांगे। कोई निर्देश नहीं मिला, ऐसा नरवणे का कहना है। इस बीच पीपल्स कमांडर मेजर जनरल लियू लीन का एक संदेश आया। उन्होंने एक तरह से तनाव कम करने का प्रस्ताव रखा। दोनों पक्षों को आगे की गतिविधि रोक देनी चाहिए और स्थानीय कमांडर अगली सुबह 9:30 बजे दर्रे पर मिलेंगे, जिनमें प्रत्येक पक्ष के 3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये एक तर्कसंगत प्रस्ताव लग रहा था। एक क्षण के लिए ऐसा लग रहा था कोई रास्ता निकल रहा है। रात 10 बजे नरवणे ने राजनाथ और डोवाल को संदेश देने के लिए फोन किया। 10 मिनट बाद उत्तरी कमान से फिर फोन आया। चीनी टैंक रुके नहीं थे। वो अब शिखर से केवल 500 मीटर दूर थे। नरवणे को याद है कि जोशी ने कहा था कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका हमारी अपनी मध्यम तोपखाने से हमला करना था, जो तैयार थी और इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर तोपखाने की झड़पें आम बात थी, जहां डिवीजनल कोर कमांडरों को बिना किसी से पूछे प्रतिदिन सैकड़ों गोले दागने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यह चीन था, यहां परिस्थिति अलग थी। मेरी स्थिति नाजुक थी, नरवणे लिखते हैं। वे हर संभव तरीके से गोलीबारी शुरू करने के इच्छुक कमान और कार्यवाही आदेश नहीं मिलने वाला सरकारी समिति के बीच फंसे हुए थे। सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार विमर्श चल रहा था। पूरा उत्तरी मोर्चा हाई अलर्ट पर था। संभावित संघर्ष वाले क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन निर्णायक मोड़ रेचिन ला था। नरवणे ने रक्षा मंत्री को एक और फोन किया, जिन्होंने वापस कॉल करने का वादा किया। समय बीतता गया। हर मिनट चीनी टैंकरों के शिखर तक पहुंचने के 1 मिनट और करीब लाता गया। राजनाथ ने रात 10:30 बजे वापस कॉल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की, जिसमें केवल निर्देश एक ही थे, युद्ध का निर्णय कभी पूरी तरह से सैन्य निर्णय नहीं हो सकता। यह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिया जाता है। 1999 के करगिल संघर्ष के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रत्येक कार्रवाई पर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठकों में बहस और अनुमोदित किया गया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत की अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उस दौर के संस्मरणों से पता चलता है कि सीसीएस अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने और सैन्य कमांडरों को स्पष्ट निर्देश करने में सक्षम थी। बांग्लादेश की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी के मामले में यही सच था। लेकिन 2020 में अगस्त में स्थिति बदली हुई थी। नरवणे के विवरण के अनुसार ना तो गोली चलाने की कोई अनुमति थी और ना ही कोई प्रतिबंध। कोई सुरक्षा उपाय नहीं थे, कोई आकस्मिक योजना नहीं थी। सेना को इतना बड़ा निर्णय सौंपकर प्रधानमंत्री ने प्रभावी रूप से चीन के साथ सैन्य संघर्ष शुरू करने या उसे टालने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। यानी उनका साफ साफ ये कहना है कि पल्ला झाड़ लिया था। सैन्य जो कोई भी इस तरह का डिसीजन होता है वो
अकेले सेना नहीं ले सकती। उनका कहना है कि सीधा सीधा ये प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि जो उचित समझो वो करो, और ये सीधा सीधा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा था। भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करना, संभावित अमेरिकी राजनयिक समर्थन का मूल्यांकन करना, कोविड-19 संकट को ध्यान में रखना और पाकिस्तान और चीन के संयुक्त सैन्य बलों के जोखिम का आकलन करना सेना प्रमुख की जिम्मेदारी नहीं है। उनको साफ साफ कहना है कि ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है। ऐसे में यह आकलन सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। ऐसे मामले में सेना को दिए जाने वाले राजनीतिक निर्देश सटीक और स्पष्ट होने चाहिए, न कि मनमाने ढंग से कार्रवाई करने के अस्पष्ट आदेश तक सीमित। प्रधानमंत्री का पल्ला झाड़ना 2014 से उनके द्वारा बनाई गई सार्वजनिक छवि के बिल्कुल विपरीत है। पाकिस्तान के साथ सीमित झड़पों में भारतीय मीडिया और बाद में फिल्मों और वेब सीरीज ने उन्हें एक साहसी, निर्णायक और सक्रिय नेता के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन झड़पों को मंजूरी दी थी। फरवरी 2019 में खराब मौसम के बावजूद बालाकोट हवाई हमले किए गए, जिससे पता चलता है कि वायुसेना बादलों का फायदा उठाकर दुश्मनों के रडार से बच सकती थी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की और पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों का इस्तेमाल दूसरे कार्यकाल के लिए सफल चुनाव प्रचार में किया। चीन इस तरह के दिखावे के लिए उपयुक्त नहीं है। वह हर मायने में कहीं अधिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन कथा पर पूर्ण नियंत्रण रखने में लगी सरकार के लिए नरवणे का विवरण एक गंभीर समस्या खड़ी करता है। दरअसल ये जो पूरा बातें हैं, ये कुछ अंश है उसमें ये छापे गए हैं। खैर, इस पर व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं लोगों के। हालांकि ये बुक अभी सरकार का कहना है कि जब प्रकाशित ही नहीं हुए तो इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है, और इस तरह की तमाम बातें जो लिखी गई है। खैर, इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? जैसे मैंने बताया कि नरवणे का साफ साफ कहना था कि ये अकेले लेने वाला निर्णय नहीं था, ये दरअसल राजनीतिक जो लोग थे उनको ही निर्णय लेना चाहिए था, क्लब करके निर्णय लेना चाहिए था, सबको बैठ के निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। ये कहा गया, पल्ला झाड़ दिया गया। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। खैर, ये जो व्यू पॉइंट है उनका है। कांग्रेस का व्यू पॉइंट मैंने बताया वो बिल्कुल सेम इसी को कोट कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये बुक अभी प्रकाशित नहीं हुई है। तीसरा उनका कहना है कि जिस तरह से भारत ने हर हमले का जवाब दिया, हर पाकिस्तान की नापाक हरकत को जो है वो नेस्तनाबूद किया, और हम सब ने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की वजह से भारत का बहुत नाम हुआ। यानी कि जो जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई टेररिस्ट के अड्डों में घुसकर, वो अपने आप में ये कहने के लिए काफ़ी है कि भारत सरकार हर एक डिसीजन लेने में केपेबल है। लेकिन इस तरह की बातें लिखना, क्या इसके पीछे मंशा है? कोई प्रतिष्ठा को धूमिल करना मंशा है, या क्या मंशा है? हमारा पर्पज़ इस वीडियो के ज़रिए बिल्कुल भी नहीं है कि हम सरकार की आलोचना करें, ना ही हमारा पर्पज़ इस वीडियो की का ये है कि हम कांग्रेस का समर्थन करें। हम सिर्फ वो कोट्स, फैक्ट्स आपके समक्ष रख रहे हैं जो नरवणे ने अपनी जो किताब अभी पब्लिश नहीं हुई उसमें जो अंश थे वो हमने रखे हैं। डिसीजन आप लीजिए। नरवणे अपने हिसाब से कह रहे हैं, कांग्रेस अपने हिसाब से कह रही है, और ऑब्वियसली सरकार अपना हिसाब से उसका डिसीजन दे रहा है। कई बार सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कई चीज़ें नहीं बताई जाती। कई बार ये भी हमने देखा है कि जो उस वक्त उचित होता है वही किया जाता है। सरकार कई बार युद्ध ना टालना, कई बार युद्ध करना और युद्ध ना करने दोनों ही डिप्लोमेटिक कदम है, और देश काल परिस्थिति के हिसाब से उठाए जाते हैं। खैर, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।